ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज 1 अगस्त है और आज के दिन ही फुल डिटेल नोटिफिकेशन आईबीपीएस ने निकाल दिया है पीओ और मैनेजमेंट ट्रेनीज़ के लिए। इसके साथ ही अप्लाई करने की भी लिंक ओपन कर दी गई है। लेकिन अप्लाई के बारे में मेरा तो एक ही, मैं शुरू से ही आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका आरआरबी का एग्ज़ाम है तो भी आप आराम से उसको छोड़ दो, आरआरबी का एग्ज़ाम पे फोकस करो। आरआरबी का एग्ज़ाम होने के बाद आराम से फॉर्म फिलअप कर लेना। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि फॉर्म में कुछ न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस की जाती है, जैसे आप देख रहे होंगे कि लाइव फोटो कैप्चरिंग वाला आजकल सिस्टम है, ठीक है, और डिक्लेरेशन वगैरह भी सबमिट करना होता है। तो हो जाने दो, एक दो लोग जब फॉर्म फिलअप की वीडियो बना लेंगे, जब आपको वो पूरा प्रोसेस आप देख लोगे तो आपके लिए और भी बेहतर रहेगा। इसके अलावा बैंक की प्रेफरेंस भी देनी होती है। हमेशा ही ऐसा होता है, हमेशा हर साल, कि कोई एक दो बैंक्स जो हैं वो अपनी वैकेंसीज बताते ही नहीं है, वो आगे चल के 10 दिन में बताएंगे, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं, या कोई आरटीआई लगाएगा तो बताएंगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस वेट करना है, आराम से अपने आरआरबी पे फोकस करो। वो एग्ज़ाम होने के बाद आप इस पर लौट के आओ, है ना। तब तक मोस्ट प्रॉब्ली वो सारे बैंक्स जो हैं वो भी अपने जो वैकेंसीज हैं वो रिपोर्ट कर चुके होंगे, आप उसको देख के फॉर्म फिलअप कर सकते हो, अपना बैंक का जो प्रेफरेंस है वो डाल सकते हो। अब डिटेल नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगी, तो ये आईबीपीएस की वेबसाइट है, ठीक है। रिसेंट अपडेट्स में अभी तक बस 31 जुलाई वाला अपडेटेड हुआ है, आज 1 अगस्त वाला अपडेटेड नहीं किया गया है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट के सब कुछ दिख रहा है। ये CRP-RRBs के लिए है, ये क्लर्क्स के लिए है आईबीपीएस, और ये POMTs के लिए है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये सारे एग्जाम के वर्जन दिखाई देंगे। आपका 14th है ये इस साल वाला, तो आप 14th पे क्लिक करोगे। 14th पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको 1 अगस्त की डेट में ये दो जो न्यू अपडेट्स हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पहला तो अप्लाई ऑनलाइन का है, जिसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर करना है अभी, और ये है नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक कर लोगे तो आपको एक PDF डाउनलोड होकर मिलेगी और इसको ओपन करने का ऑप्शन आएगा। आपको जैसे भी ओपन करना है आप वो कर लेना, ठीक है। 51 पेजेस की आपको ये नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाती है। 25-26 की वैकेंसीज फिलअप करने के लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ, ठीक है, आईबीपीएस पीओ। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पहले भी शॉर्ट नोटिफिकेशन में बात हो गई है, लेकिन क्योंकि फाइनल नोटिफिकेशन है तो एक बार जल्दी से और बात कर लेंगे। सबसे पहले तो देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका कब से शुरू हो रहा है, तो 1 अगस्त से हो गया। आपने अप्लाई लिंक भी दिखा दी मैंने आपको, और ये 21 अगस्त तक चलेगा। बहुत बार होता है कि 2-4 दिन और एक्स्ट्रा बढ़ाए जाते हैं लास्ट में, लेकिन वो सब के चक्कर में नहीं रहना, इधर ही फॉर्म खत्म कर लेना। फीस पेड की जो डेट्स हैं वो भी सेम ही रहती हैं, 1 अगस्त से 21 अगस्त। SSC में एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन आईबीपीएस उस पर यकीन नहीं रखता है, ठीक है। प्री एग्जाम ट्रेनिंग PET जो बोलते हैं, जो अगर आप कभी भी कंप्यूटर यूज़ नहीं किए हो, स्पेशली रिजर्व क्लास के लिए ये सुविधा दी जाती है, तो वो सितंबर में कभी करवाया जाएगा। आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है। प्री के लिए जो आपके कॉल लेटर्स यानी हॉल टिकट, एडमिट कार्ड, जो भी बोलना है, वो आपके अक्टूबर में रिलीज हो जाएंगे। और जो ऑनलाइन एग्जाम है प्री का, वो भी अक्टूबर में होगा। यहाँ डेट नहीं मेंशन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आईबीपीएस हर साल अपनी कैलेंडर जारी करती है। जैसे SSC करती है, UPSC करती है, वैसे आईबीपीएस भी करती है। तो आईबीपीएस के हिसाब में अक्टूबर में 19 और 20 अक्टूबर को प्री के PO के एग्जाम होंगे, ठीक है। तो आपको मैंने एग्जैक्ट डेट भी बता दी है। रिजल्ट आपका प्री का जो है वो अक्टूबर लास्ट से लेकर नवंबर फर्स्ट वीक के आसपास में आ जाएगा। नवंबर फर्स्ट वीक मानो, क्योंकि 19-20 अक्टूबर तो 10 दिन में रिजल्ट देते नहीं है यूजुअली, तो आप ये नवंबर मान के चलो। मेन एग्जाम के लिए जो कॉल लेटर, हॉल टिकट, एडमिट कार्ड होगा, वो आप नवंबर मंथ में डाउनलोड कर सकते हो। और ऑनलाइन एग्जाम जो मेन का होगा वो भी नवंबर 2024 में हो जाएगा। अब बोलोगे कि भाई नवंबर 2024 में कब, तो इसमें भी आईबीपीएस ने जो कैलेंडर निकाला था उसमें 30 नवंबर यानी लास्ट डेट जो नवंबर की है वो मेंशन किया था। लेकिन खैर वो टेंटेटिव होता है, तो होपफुली वो इधर उधर हो सकता है किसी वजहों से, ज़्यादातर सेम ही रहता है। मेन एग्जाम का रिजल्ट जो है वो आपको दिसंबर से लेकर जनवरी तक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू, ये 3 स्टेज का है ना, ऐसे भी आईबीपीएस पीओ है तो इंटरव्यू तो होता ही है। तो इसमें आपको जनवरी से लेकर फरवरी 2025 तक अलग अलग बैचेस में इंटरव्यू होता है, एक साथ सबका नहीं होता है, तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर आपने मेहनत की, अगर आपका लक साथ दिया और सब कुछ अच्छा रहा, तो आपको जो जॉब है वो अप्रैल 2025 से मिलनी शुरू हो जाएगी। जिस भी बैंक ने आपको सेलेक्ट किया वो आपको पर्सनलाइज बैंक का किट भेजने लगती है और प्रोविजनल ऑफर लेटर भेजने लगती है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ है, तो जल्दी चलते हैं। पार्टिसिपेटिंग बैंक को इग्नोर करेंगे क्योंकि वो तो आपको पता ही होगा कि भाई पार्टिसिपेटिंग बैंक्स ये सारे हैं, एक बार के लिए देख लो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे। इंडिया ये सब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। एज लिमिट,
एज लिमिट 1 अगस्त को काउंट होगी 2024, यानी आज, ठीक है। मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन कंप्लीटेड चाहिए होता है, तो इसलिए 20 साल की एज है, ठीक है। और रिलैक्सेशन कुछ इस तरह से है, अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी, तो आपका जो हायर एज लिमिट है वो 35 साल हो जाएगा। OBC नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी में ज़्यादा आज का कुछ रखा नहीं, खैर अगर आप OBC में आते हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप PWD हो तो आपको 10 साल का, और आजकल PWD का केस चल रहा है, तो भाई अगर आप सच में हो तो अपना सर्टिफिकेशन जो है वो एकदम अपडेटेड रखना, सही रखना, किसी ठीक ठाक डॉक्टर से करवा लेना। एक्स सर्विसमैन वगैरह मतलब होते हैं कि, है ना, आपको आइडिया होगा, ये सारे का कुछ दिया ही हुआ है कि कोई मिसकंडक्ट वगैरह में फंसना नहीं चाहिए, एकदम क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए, तो आपको 5 साल का आपको भी रिलैक्सेशन मिलेगा। ये आपको दंगे याद ही होंगे, राइट, मतलब होता है दंगे, तो उनको भी 5 साल का ये मिलेगा। लेकिन सिर्फ 1984 वाला मेंशन है, और किसी दंगे में अगर आप इफेक्ट हुए थे तो इंडियन गवर्नमेंट उसको इग्नोर करके चलती है। ये सब वही लिखा होता है कि भाई अपना सर्टिफिकेट सही रखना, इंटाइटल OBC रिजर्वेशन में सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको मानती है उसमें ही काउंट होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सब विजुअली इम्पेयर्ड वगैरह के लिए है। स्क्राइब चाहिए, स्क्राइब क्या होता है कि भाई हेल्पर एग्जाम वगैरह का, तो वो सब मेंशन्ड है। और PWD के बाकी भी हियरिंग इम्पेयर्ड को किसको काउंट किया जाएगा, तो 60 से 70 dB में क्या काउंट किया जाएगा, जिसको ज़रूरत है वो इन सारे पेजेस पे आके अपना पढ़ सकती है, ठीक है। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज के बाद। तो देखो, सबसे पहले तो 21 अगस्त 2024 से पहले डिक्लेयर्ड यानी अटेम्प्टेड या अपियरिंग में नहीं होगा। 21 अगस्त 2024 से पहले रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो जाना चाहिए, क्लियर है। और डॉक्यूमेंट जो है वो आपको सबमिट करना होगा इसके रिगार्डिंग कि भाई 21 अगस्त को हो गया था डिक्लेयर रिजल्ट, ठीक है। और ओरिजिनल ही सबमिट करना है, तो अपने डॉक्यूमेंट जो भी आते हैं बोर्ड वगैरह से वो अच्छे से संभाल के रखो। CGPA जहां भी आपको मिलता है वहां आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही ऑनलाइन एप्लीकेशन में डालना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में एक सेक्शन होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है। फ्रैक्शन जो है उसको इग्नोर किया जाएगा, ठीक है। अपर राउंड ऑफ वगैरह का खेल मत खेलना, यहाँ पे इग्नोर करना है। अगर आप CGPA कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको एक प्रूफ डालना होगा कि भाई आपका यूनिवर्सिटी क्या रेट मानता है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मल्टीप्लाइड बाई 9 करते हैं, कुछ सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, एक यूनिवर्सिटी से अपने एक सर्टिफिकेट लेना वो बहुत मुश्किल नहीं होता है, आप बस अप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये क्रेडिट हिस्ट्री को लेकर एक पॉइंट, क्रेडिट हिस्ट्री क्या होता है, तो सिविल स्कोर वगैरह रिलेटेड चीज़ें होती हैं, आपको वो 700 से 750 से ऊपर ही रहना चाहिए। अगर आपने कभी लोन वगैरह लिया है, उसको रिपे नहीं किया है, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग है, तो वो सब आपको एक अच्छा बैंकिंग एम्प्लॉय को डेफिनेटली नहीं दिखाएगा, इसलिए ये सब बोलते हैं। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको सिविल शो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये प्री कंडीशन नहीं है, ठीक है। चार्जेस क्या हैं, तो आपको 175 रुपीज़ देने पड़ेंगे SC/ST PWD के लिए, इंक्लूसिव ऑफ GST है, इसके ऊपर से टैक्स नहीं, और 850 रुपये देने पड़ेंगे बाकियों के लिए, लेकिन टैक्स नहीं है। लेकिन आपको फी पेमेंट अगर आप UPI से नहीं करते हो, अगर डेबिट क्रेडिट कार्ड से करते हो, तो उस समय कुछ आपको कन्वीनियंस फी लग सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन पे आ जाते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। और देखो, इसके लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। सेक्शनल टाइमिंग IBPS PO में पहले से ही है, तो इसके ऊपर आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम। RRB में चेंज हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। क्वांट्स के लिए आपको 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट, रीजनिंग के लिए आपको 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट में, ठीक है। टोटल टेस्ट 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 60 मिनट्स के लिए। ये जब आप क्लियर करते हो, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है कि आपको इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर करने हैं, यानी अगर वो बोलेंगे कि भाई इंग्लिश में तुम्हें कम से कम 10 मार्क्स होने चाहिए, तो होने ही चाहिए। ये मतलब नहीं रखता है कि आप इसमें 35 प्लस सब कुछ ले आओ, 70 ले आओ और 70 कट ऑफ है, लेकिन आपको इंग्लिश में 0 आए तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। आपको इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करने हैं हर सब्जेक्ट के भी, और फिर एक ओवरऑल कट ऑफ भी। ये मेन इस तरह का होगा, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव 2 पार्ट्स में होता है मेन, ठीक है। कंप्यूटर के आपको मिल जाएंगे 45 क्वेश्चन, जिसके 60 मार्क्स होते हैं टोटल, इसमें रीजनिंग भी एडेड है। बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिकल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन के 40 मार्क्स 35 मिनट में। इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स 40 मिनट में। डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन DI वगैरह जिसको बोलते हैं,
35 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट्स में, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पे आ जाते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव में लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग आपको दी जाएगी। 2 क्वेश्चन रहेंगे सिर्फ, एक लेटर की एक ऐसे की, टोटल 25 मार्क्स की, और इसके लिए आपको आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी चेंज होता है, इन्होंने बता दिया है, तो वो आपको IBPS.in पर मिल जाएगा, या इन्फॉर्मेशन हैंड आउट पे भी आप पढ़ सकते हो। एक दो चीज़ और याद रखना कि वैलिड कॉल लेटर वगैरह सेव करके रखना है, अच्छे से रखना है ना, और ID प्रूफ वगैरह जो आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप करते टाइम डाला होगा उसकी कॉपी, एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स, ये सब हर एग्जाम में होता है, और इस एग्जाम में भी आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। आपको एग्जाम से हमेशा आधे घंटे पहले पहुंचना है, टोटल टाइम वगैरह दिया हुआ है कि 3.5 घंटे का टाइम होगा, है ना। तो आप अपना खाने पीने का, नाश्ते का इंतजाम करके लेके आओ, वगैरह वगैरह सब मेंशन है। कैंडिडेट्स विल नीड टू रिटेन द कॉल लेटर, मतलब उनको बचा के रखना है, ठीक है, फेंकना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। उस पर जो स्टैंप लगा हुआ होगा ID कॉपी के साथ में पिनअप करके रखना। ये हर में होता है, अगर आपने RRB POP दिया है तो उसमें भी इसी तरह के डिटेल्ड जो ये है इंस्ट्रक्शंस वो आते हैं। पेनल्टी लगेगी आपको, नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगा 0.25, ठीक है, 1 मार्क्स होता है तो 0.25 आपके नेगेटिव में कटेगा, +1 -2 0.25। कट ऑफ स्कोर जो है वो टाइम टू टाइम जो चेंज होगा उसके हिसाब से मेंशन किया जाएगा। मेंस के मार्क्स शॉर्टलिस्टिंग के लिए काउंट होंगे, प्री के नहीं होंगे, प्री सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है। स्कोर जो होंगे वो इक्वी परसेंटाइल, मतलब क्योंकि बहुत सारे बैचेस होते हैं, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम्स होती हैं, तो स्कोर जो है वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज टाइप का किया जाएगा, वही मेंशन है। एग्जामिनेशन सेंटर आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन आपको रिक्वेस्ट जो चेंज की रिक्वेस्ट है वो इंटरटेन नहीं, मतलब आप एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने का रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते हो, जो आपने ले लिया फाइनल है, ठीक है। प्री एग्जाम ट्रेनिंग ये रिजर्व लिस्ट के लिए है, ये सारे शहरों में ये कंडक्ट की जाती है, ठीक है। इंटरव्यू जो लास्ट स्टेप है वो आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू जो है वो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स और ये आपका कहीं भी कंडक्ट कराया जा सकता है, लेकिन जो भी एड्रेस वगैरह होगा, डेट टाइम होगा, वो सब आपको शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स जो होंगे मेंस के बाद उनको बता दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आप वहां जाने का, पहुंचने का, रहने खाने पीने का इंतजाम कर सको। टोटल मार्क्स इंटरव्यू के 100 होते हैं और मिनिमम क्वालिफाइंग 40% होंगे। अगर आप SC ST PWD से आते हो तो आपको 5% लो कर दिया जाता है, 35% ही रहता है, ठीक है। वेटेज जो होगी मेन एग्जाम और इंटरव्यू की 80:20 होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये मेंटेन करने होंगे। यहाँ मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ, क्योंकि 6-7 है, मैं रीड नहीं कर रहा हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के टाइम पे देने हैं, ठीक है। ये सब देख लो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। कोई भी डॉक्यूमेंट डायरेक्टली नहीं भेजना है, आपको लेके आना है अपने साथ फिजिकल ओरिजिनल कॉपी। अगर ओरिजिनल कॉपी नहीं है, बनवाओ, देखो, मैनेज करो। ये सब बाद में भी कर सकते हो, मतलब अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोविजनल अलॉटमेंट वगैरह की इसके बाद दी हुई है कि क्या क्या प्रोसेस होगा, तो भाई बायोमेट्रिक वगैरह होते हैं, वो आधार से लिंक, आपका फिंगरप्रिंट, आइरिस वगैरह वो सब कुछ करते हैं, ठीक है। इतना ही रखना है, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो बता दी गई हैं। इसके बाद फॉर्म फिलअप से रिलेटेड चीज़ें हैं। एक बार अगर इंडेक्स पे चल के देख लें कि कुछ और आपके लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं रह गया है। वैकेंसीज की बात कर लेते हैं, 31 पेज पे वैकेंसीज हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हैं वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 4455 हैं, लेकिन अगर आप इसमें देखो तो यूको बैंक, यूनियन बैंक, NR नॉट रिपोर्टेड, इसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र NR और बैंक ऑफ बड़ौदा भी NR। तो ये आप मान लो कि लगभग बैंक ऑफ बड़ौदा तो बहुत बड़ा बैंक है ना, लेकिन यूनियन बैंक, यूको बैंक की भी ठीक ठाक वैकेंसीज निकलती हैं। तो 1000 पोस्ट अगर और बढ़ जाएं तो बहुत अच्छा है, आपके 5500 पोस्ट हो जाएंगे, नहीं भी तो 4500 पोस्ट भी अच्छा एक लेवल मिलता है। अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हो, अगर आप रिजर्वेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो SC के 650 पोस्ट हैं, ST के आपको 332 पोस्ट मिल जाएंगे, OBC के लिए 1185 पोस्ट 1185, EWS कोटा जो होता है यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उसके लिए आपको 435 पोस्ट, और अनरिजर्व्ड मतलब कोई भी सीट को क्लेम कर सके उसके लिए आपको 1850 पोस्ट मिलेंगे, ठीक है। इस तरह के कुछ सेंटर्स हैं, प्री और मेंस के अलग अलग होते हैं, उस पर आप एक बार ध्यान दे लेना, ठीक है। हर सेंटर पे मेन एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये सब कुछ अप्लाई के टाइम चाहिए। खैर इतना ही रखते हैं, एप्लीकेशन वीडियो वगैरह तो आती रहेगी, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।